राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं। आपके बारे में आपके प्रशंसक भी ये बात कहते हैं और आपको जो क्रिटिसाइज करते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। क्या ये सही बात है सर? आज दिल खोल के बताइए, आपके विंध्य के लोग आपको सुनना चाहते हैं। जी, जिस अंदाज से आपने ये सवाल किया है उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि होशियारी बहुत ज़्यादा दिन चलती रही है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, तो सामान्य तरीके से ईमानदारी से अपना काम करते रहना और लोगों के दिलों में अपना भरोसा बनाए रखना, मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा प्रिंसिपल है जिसमें ईश्वर की कृपा से मैं चल रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपने दे दिया कि आप एग्जीबिशनिस्ट पॉलिटिशियन नहीं है, प्रदर्शनकारी राजनेता नहीं है, तो प्रदर्शन भी ज्यादा समय नहीं चलता सर। देखिए, काम बोलना चाहिए और काम दिखना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने विंध्य मागे विकास का मुद्दा लेके आज यहाँ पर आप जैसे बड़े चैनल ने यहाँ पर डिबेट रखा है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद सर। सफ़ेद, वैसे तो बाघ है लेकिन हम लोग सफ़ेद शेर कहते हैं, सफ़ेद शेरों की धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और शरद जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ता था, तब से हम लोग अखबारों में जब कोई डिग्निटरीज आते थे तो लिखते उस समय भी थे कि सफ़ेद शेरों की धरती में आपका स्वागत है, लेकिन हम लोग डरते रहते थे कहीं पूछ न दे कि सफ़ेद शेर है कहाँ। सही बात, क्योंकि हमारा सारा सफ़ेद शेर सारी दुनिया में था, हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन अब हम डंके की चोट पे कहते हैं कि सफ़ेद शेर की धरती पे शरद जी आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर विश्व स्तरीय व्हाइट टाइगर सफारी बन के तैयार है और प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार पर्यटक और शनिवार और इतवार को 6 से 7 हज़ार पर्यटक प्रतिदिन वहाँ जाते हैं और उस सफारी को देखते हैं। तो इसलिए आपको विंध्य की धरती पर स्वागत है। और आपने विंध्य मागे विकास कहा है, वास्तव में विंध्य में हुआ है तीव्र विकास, ये इसका हेडिंग होना चाहिए था। और ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है। और ये वास्तव में विंध्य की जनता की जो भूख थी विकास के प्रति, उसको पूरा करने का काम हुआ। ये बात सही है कि विंध्य पिछड़ा था और उसका कारण ये था कि रीवा से हनुमाना तक 2 लेन की सड़क थी, वो भी गड्ढों से भरी हुई रहती थी। रीवा से सतना 2 लेन की सड़क, वो भी गड्ढों से भरी हुई रहती थी। ना आप सिमरिया ठीक से जा सकते थे, ना आप सिरमौर ठीक से जा सकते थे, ना आप गोविंदगढ़ ठीक से जा सकते थे, ना आप मनगवा जा सकते थे ठीक से। एक बार तो पटवा जी ने कहा था कि यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, समझ में नहीं आता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब वो हवाई जहाज से आए थे यहाँ पर आम सभा को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि रीवा के सड़कों पर यात्रा कर लो तो कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वास्तव में वो पीड़ा थी, वो समस्या थी। लेकिन आज आप विश्व स्तरीय सड़कें, यहाँ से जबलपुर तक चले जाइए, बनारस MP UP बॉर्डर तक चले जाइए, चाक घाट चले जाइए, सिमरिया सिरमौर चले जाइए, गोविंदगढ़ चले जाइए, सिंगरौली चले जाइए। शानदार सड़क सीधी तक बन चुकी है और सीधी से सिंगरौली की शानदार 4 लेन की सड़क आधी बन चुकी है, आधी बनने वाली है। तो कुल मिला के जो विकास की भूख विंध्य को थी, उस दिशा में काम आगे बढ़ा। और वो काम जो आगे बढ़ा उससे लोगों में पूरा विंध्य का राजनीति का एजेंडा ही सेट हो गया विकास पर। अब यहाँ विकास ही मुद्दा और कुछ दूसरा मुद्दा नहीं है। जो विकास की बात करेगा वही आगे बढ़ेगा। राजेंद्र जी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। चाहे यहाँ पर सोलर प्लांट की बात हो जो विश्व का सबसे बड़ा है, चाहे अभी जो आपने यहाँ पर अभ्यारण्य शुरू किया है जिसकी बड़ी चर्चा रही, लेकिन एक लतीफा भी है, माफ कीजिएगा, वो भारतीयों की मानसिकता पर है। क्या विंध्य में अधिक है वो कि क्रैब्स जो हैं वो पेटी में भर कर रखे हुए थे, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, एक खुला हुआ था, बाकी सब पैक थे। उन्होंने कहा साहब ये खुला वाला क्यों पैक नहीं किया? उन्होंने कहा इसमें इंडियन केकड़े हैं, ये सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कोई ऊपर आगे निकलता है तो नीचे वाला खींच के उसको नीचे ले आता है, तो यहां से कोई भागेगा नहीं। क्या विंध्य में आपने महसूस किया भारत की इस मनोवृत्ति को कुछ अधिक रूप में
कुछ ज्यादा तीखे रूप में। कभी कभी राजनीतिक मजबूरियों के कारण लोगों को इस प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज सभी दल के लोग रीवा का विकास चाहते हैं और रीवा का विकास होते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी आपने राजेंद्र शर्मा जी को सुना, उन्होंने ये कहा कि बाण सागर का काम पूरा होना और सिंचाई की नहरों का जाल बिछना इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा काम है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वास्तव में सिंचाई ही रियल डेवलपमेंट है। आज रीवा की जो तस्वीर आपको बदली हुई दिख रही है, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बिक रहा है, इसलिए बन रहा है। और बिक क्यों रहा है? क्योंकि किसानों की जेब में पैसा आ गया है। किसानों की जेब में पैसा क्यों आ गया? क्योंकि सिंचाई की नहरें मिल गई तो धरती से दौलत पैदा होने लगी है, उनको पर्याप्त बिजली मिलती है। तो सिंचाई और बिजली मिल जाए तो किसान तो क्रांति ला देगा। तो रीवा में हरित क्रांति आ गई है, जिसके कारण किसानों की जेब में पैसा आ गया है। और इसलिए शानदार आपको चौतरफा एक चमक रीवा के बाजार में जो दिख रही है, और चमक भर रही है, इससे व्यापार बढ़ रहा है, ये साबित होता है। और व्यापार बढ़ रहा है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो बेरोजगारी दूर होती है, बेरोजगारी दूर होती है तो गरीबी दूर होती है। तो ये पूरा एक साइकिल है जो सिंचाई से तैयार होता है। और इसलिए विरोधी विपक्षी मित्र भी जो हमारे हैं वो भी इस बात को लेकर प्रसन्न होते हैं। मुझे तो कभी कभी कहते हैं कि कहीं रीवा का विकास रुक तो नहीं जाएगा, मुझसे कहते हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करिए, विधायक में भी बहुत दम होता है। यदि विधायक भी विकास करने के लिए दिन रात सोचेगा तो विधायक के पास पर्याप्त अधिकार है कि वो सारे काम करा सकता है। तो इसलिए रीवा में विकास का माहौल ही बन गया है शरद जी। और इसलिए आपको भी रीवा ने खींच लिया यहाँ पे आकर कि विंध्य में विकास हो रहा है। तो विंध्य में स्वाभाविक रूप से इस विषय को जब लेके जाएंगे तो जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। जो कल्चरल कमी है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो नकारात्मक राजनीति को समाप्त करने की मनोवृत्ति है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स मजबूरी में भी करना पड़ता है और कभी कभी आदत से मजबूर लोग भी करते हैं। ये जब अपने करते हैं तब तकलीफ ज़्यादा होती है, बाहर से हो तो फिर समस्या नहीं होती। और एक छायावादी कवि हैं, रमानाथ अवस्थी शायद उनका नाम था, उनकी एक कविता मुझे बड़ी प्रिय है कि देह मिली है दुख भी मिलेगा, सबने सहा है तू भी सहेगा। और उसकी कंक्लूडिंग जो मार्ग था कि तू चाहे जितना अच्छा हो, तू चाहे जितना अच्छा हो, कोई ना कोई तो बुरा कहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अटल जी ने भी अपनी किताब में लिखा था कि राजनीति में पहली चुनौती अपने ही लोगों से मिलती है। तो जब अटल जी ने इस बात को लिख दिया तो फिर तो इस बात में कोई सवाल उठ ही नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी अपनी कार्यशैली से हम सबको साथ में जोड़ भी सकते हैं। और समय की मांग है कि हम अपनी कार्यशैली में वो आवश्यक सुधार करें कि सबको अपने साथ में ले लें, क्योंकि हम सबका अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो तो क्षेत्र के विकास, जो जनता की अपेक्षा है उसको पूरा करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाने वाला काम है। शरद जी, आज जो काम होगा, बाण सागर का बांध समय से नहीं बन पाया, उससे विंध्य का विकास 25 साल पीछे खिसक गया। आप कल्पना करिए 2007 में बाण सागर के बांध का लोकार्पण हुआ, 77 में भूमि पूजन हुआ था। यदि वो 87 में लोकार्पण हो गया होता तो हमारी विकास की यात्रा तो 2007 के बाद शुरू हुई वो 87 से शुरू हो जाती। तो 87 से 97 फिर 2007, 20 वर्ष हमारा विकास जो पीछे गया, उससे कितनी जनरेशन का नुकसान हुआ होगा। तो इसलिए हम दूध के जले हैं, और दूध का जला आदमी छाछ फूक फूक के पीता है। इसलिए खींचतान, जैसे आपने कहा ना, कभी कभी दो ताकतों की खींचतान से वास्तव में यदि किसी का नुकसान हुआ तो विकास का नुकसान हुआ। तो इसलिए हमें इससे सीख लेनी है कि हम आपसी मतभेद होने के बावजूद जब विकास का सवाल आएगा तो हम सारे लोग एकजुट होकर विकास को धक्का लगाएं और विकास को आगे बढ़िया बात है। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। अभी आपने एक बड़े मेरे प्रश्न का जिसको मैं पूछना चाहता था, आपने बिना पूछे, एक इंजीनियर की चतुराई ये बड़ी जबरदस्त होती है राजेंद्र जी,
मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा। और क्रिकेट में हमारे इंजीनियर्स बड़े कमाल करते हैं, अनिल कुंबले हैं तमाम, और राजनीति में भी इंजीनियर्स बड़े, इंजीनियर है, वो काम करेगा ही बेहतर, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बायस्ड है इसमें। लेकिन आपने बिना कहे उस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि मंत्री नहीं बना हूं तो क्या हुआ। विधायक इज कैपेबल इनफ टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस, और डेवलपमेंट के लिए उसकी रेल चलेगी। लेकिन सर लोग उदास हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ल अगर मांगते नहीं है तो क्या मिलेगा नहीं, और बिना मिले तभी तो मिलना है वो। इस पे एक बार और भी मैंने इसका जवाब दिया था कि जब मैंने कुछ नहीं किया था तब मैं मंत्री बनता रहा, और जब बहुत कुछ कर दिया तो मंत्री नहीं बना, तो इसी को डेस्टिनी कहते हैं। तो इसलिए लेकिन मुझे कभी महसूस ही नहीं होता है, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार में भी मुझे महसूस नहीं होता था कि काम यदि भोपाल से लेकर दिल्ली तक काम करने की हम कोशिश करें तो काम नहीं होगा। उसके लिए पीछे पड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम 2 बार कहने पे होगा और वहीं हम चुप कर जाते हैं। वास्तव में वो काम 10 बार कहने के बाद होने वाला है, तो 10 बार कहें। तो इसलिए आपके प्रश्न की मंशा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी यही ताकत है और मेरी यही सफलता है कि यदि बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि ये नहीं होने से उदास हैं, तो यही तो मेरी सफलता है। पृथक विंध्य प्रदेश, आप आवश्यकता महसूस करते हैं या आगे छोड़ते हैं इसको भी डेस्टिनी के ऊपर, नियति के ऊपर और विंध्य की जनता के ऊपर? देखिए, विंध्य प्रदेश की मांग जो लोग भी करते हैं उनके पीछे एक ईमानदार उनकी सोच है कि विंध्य का विकास होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि विंध्य का विकास पूरी तरह से पटरी पे तो है, उसको दौड़ भी रहा है। हम नहीं कहते, जमाना कहता है। यहाँ तक कि आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का उदाहरण दिया, वो भी एक बार आए थे रीवा में और यहाँ से इलाहाबाद गए थे, तो उन्होंने सड़कें देखी और सड़कों से नीचे से गुजरती हुई नहरें देखी, और लौट के जब आए तो उन्होंने ये कहा कि यदि रीवा में इसी प्रकार से विकास चलता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदौर को पीछे करके रीवा इंदौर से आगे निकल जाए। और जो अभी पहले के वक्ताओं ने, दिव्यराज सिंह जी ने भी इस बात को कहा कि एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि लाइम स्टोन हमारे यहाँ है, कोयला हमारे यहाँ है, सीमेंट बनती है और पूरे देश में जाती है तो हमारे दम पर जाती है। 14,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली में है जो सारे देश में बिजली देते हैं। तो जब इतना बड़ा योगदान है हमारे विंध्य का मध्य प्रदेश के विकास में, तो मध्य प्रदेश के खजाने में भी हमारा सबसे पहला अधिकार बनता है। और ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी से कही, और सिर्फ बंद कमरे में नहीं कही, सार्वजनिक सभा में कही। और मैंने उनसे कहा कि अभी तक हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो जाता था। 1 रुपए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को डेवलपमेंट के लिए दिया जाता था तो हमको 25 पैसे भी नहीं मिलते थे। और इसी कारण से बाणसागर का बांध 20 सालों से बंद पड़ा है। सिंचाई की नहरों का काम जो शुरू हुआ वो ठप हो गया। तो इसलिए हम दूध के जले हैं, सौतेला व्यवहार हुआ हमारे साथ। और इसलिए मैं आपसे सार्वजनिक सभा में ये निवेदन करता हूं कि 1 रुपए यदि उनको दिया जाए तो 1 रुपए पहले हमारे लिए सुरक्षित कर दिया जाए। तो मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि सार्वजनिक सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो बातें, जो विंध्य का योगदान है मध्य प्रदेश के विकास में, उसमें यदि 1 रुपए उनको देंगे और 1 रुपए आपको देंगे तो न्याय नहीं होगा। यदि 1 रुपए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को देंगे तो 1.25 रुपया विंध्य को देंगे। ये शिवराज सिंह चौहान ने, और इसीलिए आज सीधी रीवा से सीधी जाइए तो आपको 2000 करोड़ की सुरंग बनती हुई दिखाई देगी। अभी 550 करोड़ का, अभी हमारे जो भाई ने कहा कि सीधी सिंगरौली के क्या हाल है, सीधी सिंगरौली का काम तो उसी समय शुरू हो गया था जब रीवा से हनुमाना का शुरू हो गया, रीवा से चाक घाट का शुरू हो गया, रीवा से सतना का शुरू हो गया। लेकिन रीवा सीधी बन गया, रीवा हनुमाना बन गया, रीवा चाक घाट बन गया, रीवा सतना बनने वाला है, और सीधी सिंगरौली फंस गया। लीगल, कभी कभी कुछ ठेकेदार ऐसे आ जाते हैं जो काम ले तो लेते हैं लेकिन काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके कई कानूनी अड़चनों में फंसा देते हैं। लेकिन जहाँ पे चाह होती वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है।
उस कानूनी अड़चनों से उसको निकाल के 550 करोड़ का उसका भी बचे हुए काम का टेंडर हो गया है। कल या परसों उसकी प्राइस बिड ओपन हो जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि वो काम शुरू हो गया। सिंगरौली से ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन वास्तव में लाइफ लाइन है विंध्य के विकास के लिए, क्योंकि वो पूरे साउथ को और वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने वाला है। हम मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं, विकास की मुख्य धारा में हम आने वाले हैं। लेकिन सीधी सिंगरौली रेल लाइन का काम उसी तरह से ठप्प पड़ा था जैसे बाणसागर का ठप्प पड़ा था। लेकिन आज आप रीवा से सीधी जाइए तो आप देखेंगे सुरंग बन रही है, फ्लाई आरओबीज बन रहे हैं, रेल की पटरियां बिछ रही हैं। और जैसा राजेंद्र जी शर्मा जी ने कहा, दिवराज जी ने कहा, किपी जी ने कहा कि ये जो लाइफ लाइन है, ये यदि लाइफ लाइन है तो उस पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ भाषण देने से थोड़ी काम चलेगा कि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध हो जाएगा। किसान समृद्ध होगा कैसे भाई? उसके लिए सिंचाई के नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा, उनको पर्याप्त बिजली देनी पड़ेगी, उनको खाद और बीज देना पड़ेगा, उनके उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, उनसे खरीदी करनी पड़ेगी, उनका भंडारण करना पड़ेगा, तब जाके किसान समृद्ध होगा और निश्चित रूप से देश समृद्ध हो जाएगा। तो उन घटकों पर जो विंध्य के विकास के लिए लाइफ लाइन मानी जाती रही है लंबे समय से, उन पे जब काम नहीं हुआ तो विंध्य कमजोर हुआ, और जब उन पे काम होने लगा तो विंध्य मजबूत होने लगा। और आज हम नहीं कहते, जमाना कहता है बिल्कुल कि विंध्य जो है वो विकास की दौड़ में अन्य क्षेत्रों से ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग अलग चीजें चुनते हैं और कोसने की राजनीति से अलग करते हैं, क्या आपकी ये न कोसने की राजनीति, चुप रह लेंगे, लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे की राजनीति विंध्य के लोग समझते हैं, मध्य प्रदेश के लोग समझते हैं? थोड़ा दार्शनिक हो गया सवाल मेरा, माफ कीजिएगा। देखिए, विंध्य के लोगों ने तो कसौटी पे अपने आप को इतना खरा साबित किया है कि इसका उदाहरण आपको देश और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और आपने कहा ना विंध्य मांगे विकास, तो विंध्य की जनता ने साबित कर दिया कि हम सिर्फ विकास मांगते नहीं है, विकास का स्वागत करना जानते भी हैं। और पिछले विधानसभा के चुनाव में उसका दर्शन उन्होंने पूरे प्रदेश को, देश को दिखा भी दिया है कि हम सिर्फ विकास की मांग नहीं करते, हम समझते भी हैं कि विकास क्या है और हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका मूल्यांकन करना हम जानते हैं। लोग कहते थे उस समय, जब विंध्य को लोग कहते थे कि बहुत पिछड़ा है, उस समय भी लोग कहते थे कि विंध्य के लोगों का दिमाग बहुत फर्टाइल है। इसका मतलब कि हमारे विवेक का, हमारी बुद्धि का, हमारी समझ का लोहा तो लोग उस समय भी मानते थे जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कमजोर थे। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी इस बात की कहीं कोई चिंता नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना, हालांकि ब्रांडिंग का ज़माना है और ब्रांडिंग होनी भी चाहिए, और इसलिए ये चूंकि इस डिबेट को पूरा प्रदेश देख रहा है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि विंध्य मांगे विकास की बात यदि पूरे प्रदेश में जाएगी तो लगेगा विंध्य में विकास अभी लगता है बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा विंध्य में हुआ है तीव्र विकास, जिससे कि पूरे प्रदेश को मालूम पड़ जाए कि विंध्य ने पिछले 15 सालों में समय का सदुपयोग करके जो कुछ किया जा सकता था किया है, और जो कुछ बचा है उसको भी करेंगे। विंध्य से शिवराज जी मांगे मोर, बीजेपी के विधायक, और बीजेपी के विधायक अधिक आए, इसके लिए विंध्य का विकास और तेज गति से हो। मैं आपकी शीर्षक संशोधन बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो आप कितने आश्वस्त हैं कि 2023 रिवॉर्ड करेगा, और रिवॉर्ड करेगा तो शुक्ला जी की एक बड़ी भूमिका तो हम देख सकते हैं, जल्दी देखेंगे। और एक बात सभी से, आपने एक सवाल जो पूछा है कि आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, उसी से जोड़ के मैं ये कहना चाहता हूँ, और उसमें शर्मा जी ने थोड़ा इशारा भी किया है कि वास्तव में ये जो अधोसंरचना का विकास है, ये जो किसानों की मजबूती है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आज यदि हम कहते हैं कि नागपुर मेडिकल हब है, रीवा के लोग बीमार होते, अभी जब से सुपर स्पेशलिटी शुरू हो गया और 3 मल्टी स्पेशलिटी आ गए तो अब थोड़ा कम हुआ है, 30% कम हो गया है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि रीवा का एक भी आदमी बीमार हो तो उसको बाहर ना जाना पड़े, ऐसी मेडिकल हब की सुविधा रीवा में, मेडिकल हब रीवा बनना चाहिए। बल्कि बाहर के लोग रीवा आएँ, जैसे रीवा के लोग अन्य तरह के लोग, अन्य जगह के लोग नागपुर जाते हैं, तो हमें रीवा को मेडिकल हब बनाना है। कोटा की तरह हमें रीवा को एजुकेशनल हब बनाना है। हैदराबाद और बेंगलोर की तरह इसे आईटी हब बनाना है। ये क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए
हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था, जिसको आज विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में हम लोग ने 70% रास्ता तय कर लिया है। 30% बचा है, जिसमें हमें यहाँ से हवाई जहाज़ भी उड़ाना है। मुझसे पूछा था लोगों ने कि अब अगले 2023 के चुनाव में कि 18 के चुनाव में कि अब क्या बचा है, तो हमने कहा अब रीवा से हवाई जहाज़ उड़ाना बचा है, क्योंकि जब रीवा से हवाई जहाज़ उड़ेगा तो रीवा के विकास को पंख लग जाएगा। और जो बचा कुचा काम है, क्योंकि हमें आकर्षण पैदा करना है रीवा का। एक समय तो ऐसा भी था जब रीवा की बाजार रौनक नहीं हुई थी। यहाँ पर मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में भी रीडेंसिफिकेशन स्कीम में पहली योजना जब शिल्पी प्लाजा बना था आदरणीय तिवारी जी के समय में, शर्मा जी ने उसको बनाया था, तो उस समय लोगों ने विरोध किया था, तो मैंने विरोध किया था। और मैंने ये कहा था कि भाई कोई काम यदि हो रहा है तो उसको होने क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन उसके बाद जब हमने रीडेंसिफिकेशन योजनाओं की झड़ी लगा दी तो लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया जिन लोगों ने इस योजना को शुरू किया था। तो हमें उन योजनाओं को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि वो पहले की सरकारों ने कोई काम उस योजना के अंतर्गत अच्छा किया है तो हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसको जब वो आगे बढ़ा तो आप देखिए कि आज जहाँ पे बैठे हैं रीडेंसिफिकेशन योजना का परिणाम है। यदि यहाँ पे तो एसपी साहब का बंगला रहता था, हमारे पहले के एसपी साहब का, वर्तमान एसपी साहब, यदि हमने ये नहीं बनाया होता तो शायद यहीं पे कहीं राकेश सिंह जी रह रहे होते हैं। रीवा का जो कलेक्ट्रेट बना है, मुख्यमंत्री जी आए थे 26 जनवरी में, तो जैसे ही वो कलेक्ट्रेट में एंटर किए तो उन्होंने कहा कि देश में इतना बढ़िया कलेक्ट्रेट नहीं होगा जितना अच्छा ये कलेक्ट्रेट है। ये मुख्यमंत्री जी के शब्द थे। तो कुल मिला के हमें हर उस योजना के माध्यम से रीवा तो मैं जो बता रहा था कि रीवा के लोग खरीदारी करने बाहर जाते थे। रीवा के लोग खरीदारी करने बाहर जाते थे, जैसे इलाज कराने बाहर जाते हैं। अभी रीवा का रेवेन्यू बाहर जा रहा था, इलाज कराने जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, नागपुर जाएंगे, तो रीवा का रेवेन्यू बाहर जा रहा है। खरीदारी करने जाएंगे तो रीवा का रेवेन्यू बाहर जा रहा है। हमें उसको रोकना है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि रीवा के व्यापार के बढ़ने से, बाजार के बढ़ने से, अब यहाँ के व्यापारी मुझसे कहते हैं कि सतना और जबलपुर के लोग खरीदारी करने अब रीवा आने लगे हैं। रीवा का बाजार इतना समृद्ध और सशक्त हो रहा है। तो कुल मिला के ये चीज़ें यहाँ पर एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन लाएंगी, आर्थिक क्रांति लाएंगी। हरित क्रांति, आर्थिक क्रांति और पर्यटन की क्रांति। जैसा हमारे आदरणीय सांसद जी ने कहा कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। पूरे विंध्य में यदि आप देखें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है और मुकुंदपुर टाइगर सफारी है। ये वाइल्ड लाइफ हो गया। धार्मिक पर्यटन के हिसाब से आप देखें तो चित्रकूट हमारे यहाँ है और मैहर हमारे यहाँ है, अमरकंटक हमारे यहाँ है, जहाँ से 2-2 नदियाँ निकल रही हैं। तो धार्मिक यदि पर्यटन के लिहाज से देखें तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वाटरफॉल्स के बारे में सांसद जी बता ही रहे थे कि वहाँ साउथ में ले गए और पानी वहाँ चुचुआत रहा, जहाँ कहते हैं कि ये बहुत अच्छा वाटरफॉल है, तो कहीं नहीं था। तो हमारे यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल, बौद्ध के स्तूप यहाँ पर हैं, ऐतिहासिक जगह हैं हमारे यहाँ। अब सबको बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हम इसको एक टूरिस्ट सर्किट से जोड़ के और ऐसी स्थिति निर्मित कर सकते हैं कि भारत के देश के पर्यटकों को यहाँ पर लाके और एक हफ्ते हम रीवा में उनको घुमा सकें। तो पर्यटन की क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति लाके और हम इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बना सकते हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो युवा बैठे हैं उनके सामने मैं सवाल छोड़ता हूं। आप सोचिएगा, एक तरफ है मसला भावनात्मक, इमोटिव, जिसमें बड़ी ताकत लगती है, और जब कोई प्रखर वाणी के साथ बोलना शुरू करता है, वो चैनल का एंकर भी हो सकता है, माफ कीजिएगा, तो आपको लगता है यही सच है, विंध्य प्रदेश बनेगा तो क्रांति हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा। और एक बात यह भी है कि जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास धार्मिक पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं,
हमारे पास रीवा को आईटी हब में बदलने का मौका है। चुनना आपको है, विंध्य आपका है, मध्य प्रदेश का है, आपका हिस्सा है। आप भावनात्मक विषय ये भी आपको तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र है, आप जो चुनेंगे वही होगा। छत्तीसगढ़ के लिए कोई मांग नहीं हुई, कोई किसी ने लाठी नहीं खाई, गोली नहीं खाई और वो राज्य अलग बन गया। राज्य ऐसे भी बन जाते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन कह लीजिए या जो भी वजह कह लीजिए। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, इनकी बातों में ठीक है, आप इनके चेहरे को देख सकते हैं। अपने भीतर की कोई भी चुनौती जो हो, व्यक्ति उसको ना कह के अगर अपने रीजन की बात कर रहा है और अपने विकास को लेकर एक कमिटमेंट के एक मैप के साथ सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके भीतर ये ललक तो है कि विंध्य को लेकर वो आगे बढ़े। हम कई बार कटाक्ष के साथ मुस्कुराते हैं, पत्नी ही जब मुस्कुराती है घर में तो फिर बाहर क्या बात की जाए साहब। आपका बेटा ही आपकी उपलब्धि पर जब सवाल खड़ा कर देता है, युवा आपका पुत्र ही खड़ा कर देता है, तो क्या बात है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग अपने प्रिय राजनेताओं को, राजेंद्र जी भी जिसमें शामिल हो सकते हैं, आप उनको कुछ कटाक्ष से भी देखते हो, व्यंग से भी देखते हो, कुछ इससे भी देखते हो कि साहब विंध्य का कितना विकास है। लेकिन आपको ये तो सोचना पड़ेगा तटस्थ होकर, क्योंकि ये आप ही को सोचना है, क्योंकि ये दृष्टि आप ही के पास है कि इसके पहले कितना विकास हुआ और अब कितना विकास हुआ। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो आप मुझे भी कहेंगे कि भैया जो है किसी एक तरफ थोड़ा डगमगा रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं, इनकी नैया जो है हिचकोले खा रही है, कन्नी बांधो। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन राजेंद्र जी इतना मैं जरूर कहूंगा कि दो राजेंद्र से मेरी बात हुई, आपसे तो बहुत पहले से होती थी, राजेंद्र शर्मा जी से अभी शुरू हुई है, लेकिन हर पार्टी में ऐसे राजेंद्र होने चाहिए साहब, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसे राजेंद्र जितने बढ़ेंगे, चाहे वो बीजेपी में बढ़े, चाहे वो कांग्रेस में बढ़े, वो निश्चित तौर पर राजनीति की एक ऐसी धारा का विकास करेंगे जो दूसरों के पैर नहीं छाटती है, जो अपने पैर छट जाने पर पीड़ित होती है, आहत होती है, अपने दर्द को अपनी भीतर की शक्ति बनाने की कोशिश करती है, लेकिन शिकायत नहीं करती। पीड़ा से भर जरूर जाती है, लेकिन कहती है कि नहीं, अपना टाइम भी आएगा, और आएगा साहब, यकीनी तौर पे आएगा, पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। बहुत शुभकामनाएं राजेश जी।